प्रसिद्ध कहानीकार दीपक शर्मा जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है खटका। मैं उस घड़ी को पास से देखना चाहती हूँ, मधु फिर कहती है। इस अजनबी शहर में हम दोनों अपने विवाह के प्रमोद काल के अंतर्गत विचर रहे हैं और जब से उसने हमारे होटल के कमरे से इस घड़ी के अंक रात में चमकते देखे हैं, उसने जिद पकड़ ली है इस क्लॉक टावर की घड़ी उसे पास से ज़रूर देखनी है। उसके लिए हमें एक गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। मीनार की ऊंचाई मुझे भयभीत कर रही है। मैं गाइड कर दूंगा। एक बूढ़ा अपने पहचान पत्र के साथ आगे बढ़ आया है। वह ज़रूर सोचता है पति लोग अपने से कम उम्र के पुरुषों से बचते हैं। ज़रूर वह तभी से हमारा पीछा करता रहा है जब से उसने मुझे उस उत्साही नवयुवक को भगाते हुए देखा था जो हमें इस क्लॉक टावर की इमारत के दरवाजे पर मिला था। अपने इस दावे के साथ मैं आपको टावर के अंदर ले जाऊंगा सर। घड़ी के बारे में मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ सर। सीढ़ियाँ चढ़ने में हाथ नहीं जाएंगे। मैं अपनी आशंका जतलाता हूँ। इन सीढ़ियों को कोई भी पार कर ले साहब। बूढ़ा हंसता है। 6 इंची है, मगर होंगी तो ढेर सारी। बहुत ऊंची मीनार है। ऊंची कैसे नहीं होगी साहब, 70 मीटर ऊंची है। पूरे शहर में इससे ऊंची बस एक ही इमारत और है, वह 5 स्टार होटल। हम वहीं तो टिके हैं, मधु मुस्कुराती है। यह क्लॉक टावर वहाँ से साफ दिखाई देता है। बाहर ही से तो। बूढ़ा गाइड भी मुस्कुरा पड़ता है। टावर का भीतर देखना हो तो भीतर जाना ही पड़ेगा। चलिए भीतर चलते हैं। मधु ने मेरी बाँह घेर ली। रुको अभी। अपनी बाँह छुड़ाकर मैं भीतर के उद्यान में पड़े बेंचों से एक की ओर बढ़ लेता हूँ। पहले वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और वहीं से इसे देखेंगे, समझेंगे, इसका पूरा नज़ारा लेंगे। यह भी ठीक है साहब। गाइड अपने कदम मेरे कदमों से आ मिलाता है। घड़ी का व्यास 4 मीटर है। इसका डायल पारभासी शीशे का बना है और इसके अंक काले इनेमल के। रात में जब टावर के अंदर गैस जेट जलाए जाते हैं तो उसके अंक रोशन हो जाते हैं। 5 घंटियाँ हैं। एक घंटे घंटे पर बजती है और बाकी 4 हर 15 मिनट पर। मैं घड़ी पास से देखना चाहती हूँ। मधु हमारे साथ आगे नहीं बढ़ रही, वहीं खड़ी रह गई है और चिल्लाती है। ऊपर से नीचे का नज़ारा देखना चाहती हूँ, नीचे से ऊपर का नहीं। चलिए साहब। बूढ़ा गाइड अपने कदम रोक लेता है। बालकनियों तक ही चलिए। बालकनियाँ मीनार की संरचना की पहली काट है। नहीं, अभी मैं बेंच पर ही बैठूंगा। मैं मधु से कहता हूँ, तुम बालकनी में पहुँचकर मुझे बुला लेना। ठीक है। मधु झट मान जाती है। आप बैठिए। मधु नहीं जानती 15 साल के हवाई जहाज़ के चालन के बाद ऊंचाई अब मेरे भीतर घबराहट पैदा करती है। कैसी भी, कोई भी, बल्कि इसीलिए अपनी एयरलाइन के इस वर्ष के परीक्षण में मुझे स्पेशियस डिसओरिएंटेशन से पीड़ित घोषित कर दिया था, जिसके अंतर्गत अपने हवाई जहाज़ पर मेरा नियंत्रण क्षीण पड़ने लगा था। जहाज़ को ऊंचाई देते समय मुझे आभास होता मैं नीचे जा रहा हूँ, या फिर उसे सीधे दिशा कोण पर रखने के बावजूद मुझे मालूम देता मैं दाईं दिशा की ओर अभिमुख हूँ। मधु को मैंने नहीं, मेरी माँ ने चुना है। 40 साल की आयु में जब अपनी नौकरी के जाते ही मैं अपने शहर लौटा था तो मेरे माता पिता ने सीधे माथे से मेरा स्वागत किया था। अभी हमने किसी को कुछ नहीं कहना बताना। माँ घोषणा किए थी, बस तेरी शादी कर देनी है। हमें रुपए पैसे की कमी है कोई? पिता ने कहा था, तुम चाहे तो जिंदगी भर नौकरी के बिना अच्छा गुजारा चला सकते हो। आपकी तरह। माँ हंसी थी। मेरे पिता ने कभी नौकरी नहीं की थी। इधर शहर में उन्होंने अपने बंगले का आधा भाग एक बड़े बैंक को ऊंचे किराए पर दे रखा है। साथ ही
गांव की अपनी ज़मीनों से भी हम लोग को अच्छी रकम वसूल हो जाती है, और अपनी पत्नी जैसी तुम इसे दिला देना। मेरे पिता माँ को छेड़े थे, तस्वीर पूरी हो जाएगी। मेरे पिता जितने स्व केंद्रित आत्मसंतोष में मग्न रहते हैं, माँ उतनी ही व्यग्र और स्वतो विरोधी। वे भी एक बड़े जमींदार की बेटी हैं, लेकिन मेरे नाना ने उन्हें ब्याहने से पहले कॉन्वेंटी शिक्षा दिलाई थी, जिसे बीए तक पूरी ही कराई। इस कारण मेरी 5वीं फेल पिता के संग अपने आत्मत्व के का तालमेल बिठलाना माँ के लिए शुरू से असंभव रहा है। अपनी जैसी क्यों, मैं तमक पड़ा था। शशि क्यों नहीं? शशि मेरी प्रेमिका है, मेरी पुरानी एयरलाइन की परिचारिका, जिसके संग मेरे विवाह की संभावना माँ पिछले 10 वर्षों से लगातार तितर बितर कर रही है, क्योंकि दहेज के असबाब के नाम पर उसके पास बिन बाप के 8 छोटे भाई बहन हैं, जो तुम्हारा सारा रुपया भकोसने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माँ अपना कथन दोहरा रही थी। अपनी नई योजना के साथ तुम्हारे लिए मैंने एक डॉक्टर देख रखी है। इधर सिविल अस्पताल में उसकी तैनाती हाल ही में हुई है। मध्यम वर्गीय उसके पिता के पास 3 बेटे हैं, सभी के पास नौकरियां हैं, सभी के शहर दूर हैं। ऐसे में उसके बैंक अकाउंट और उसकी तनख्वाह में उनमें से किसी के भी हस्तक्षेप करने की गुंजाइश नहीं के बराबर है। लेकिन आप जानती हैं, शशि को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इसे छोड़ने का को कौन कह रहा है? यह डॉक्टर तुम्हारे नहीं, हमारे काम आएगी। मगर किसी भी लड़की को अपने पास दास बनाए रखने में मैं कोई रुचि नहीं रखता। उस डॉक्टर की नौकरी में उसे तुम्हारे नहीं, हमारे पास रखेगी, और वह तुम्हारी नहीं, हमारी दासी होगी। माँ मुझे एक कुटिल मुस्कान दिए थी, और अगले ही सप्ताह मधु और मेरी सगाई संपन्न हो गई थी। हमारी सगाई और विवाह के बीच जो 1 माह का अंतराल रहा, वह पूरा माँ ही ने मधु के संग अधिक बिताया था, मैंने नहीं। उसे पूरी तरह अपने वश में करने, दावत पर दावत खिलाकर, भेंट पर भेंट दिलाकर। विवाह का आयोजन भी हमारे शहर में ही रखा था, केवल एक ही मांग के साथ। आयोजन किसी 5 स्टार होटल में रखा जाएगा, जिसका बिल मधु के पिता चुकाएंगे, जिसे अपनी 6 साल की सरकारी नौकरी के बूते पर मधु सहर्ष मान गई थी। और सहज ही अपने विवाह के अगले दिन हम एक अजनबी शहर के लिए निकल गए थे। परसों बेंच से वह मीनार और भी ऊंची लग रही थी, और ज़्यादा स्पष्ट भी। दीवारगीर 4 बल्कनियों पर खड़ी उन 4 बालकनियों के मेहराबी दरवाजे घोड़े की नाल के आकार के हैं। बीच का उसका भाग लंबी लाल सपाट ईंटों की दीवार लिए है, और घड़ी प्रकट होती है फुलकारी वाले रंगदार पत्थरों की 6 पट्टियों के बाद, जहाँ बीच बीच में ईंटों के कुंदे मोड़ लेते मालूम देते हैं। घड़ी के ऊपर वे निकास हैं, जो घड़ी के घंटों की गूंज बाहर ले जाते हैं दूर तक। निकास 3 परतों में बटे हैं। पहली परत में 4 निकास हैं। बालकनियों के 4 दरवाजों की सीध पर उन्हीं की लंबाई लिए। दूसरी परत के निकास चौड़े कम हैं, किंतु मात्रा अधिक रखते हैं। उनके ऊपर मीनार का पहला तल उस चौरस अंश पर जा खत्म होता है, जो अपनी दीवारों पर एक एक गुंबद लिए हैं। ये चारों गुंबद प्याज के आकार के हैं। मीनार के अगले तल पर एक और संरचना है, 4 बड़े निकास वाली, पहले तल से ऊंचे तल पर। उसमें 4 गुंबद बने हैं, आकार में समान किंतु कहीं छोटे। शिखर पर एक बहुत बड़ा गुंबद है, वात सूचक लिए। अकस्मात मुझे लगता है मैं उसे नीचे से नहीं, ऊपर से देख रहा हूँ, किसी हवाई जहाज से, और वह वात सूचक कोई पक्षी है जो मेरे जहाज से आ टकराने वाला है। अपनी देह का स्थापन मैं निश्चित नहीं कर पा रहा था। तभी एक उच्छृंखल अनवली मेरी ओर बढ़ आती है। यह मधु की मोबाइल की रिंगटोन है।
शायद अपना मोबाइल वो मेरी जेब में भूल गई है। नंबर देखता हूँ तो चौंक जाता हूँ। नंबर शशि का है, जो मधु से कभी नहीं मिली है, और मैं सोचता हूँ उन दोनों को एक दूसरे से कभी मिलना भी नहीं चाहिए। तुम यकीन क्यों नहीं करती? शशि मोबाइल पर बोल रही है। मैं तुम्हारे पति की लिव इन गर्लफ्रेंड हूँ। दिल्ली में हमारा साझा फ्लैट है, जिसका किराया हम बारी बारी से भरते हैं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो शशि? मुझसे बोले बिना अब नहीं रहा जाता, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल मिलाती हूँ तो कॉल नॉट अलाउड लिखा चला आता है। उसकी आवाज़ रुआसी है। तुम समझ सकती हो शशि? समझने की चेष्टा करो शशि। मैं हनीमून पर हूँ, लेकिन मैं अकेली हूँ। तुम्हें मिस कर रही हूँ। यकीन मानो, मैं भी तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ, मगर अपनी माँ के सामने मेरी एक नहीं चली। तभी मुझे सामने से मधु आती दिखाई देती है, मेरी बेंच की दिशा में, लंबे डग भरती हुई, बूढ़े गाइड को पिछेड़ती। मैं तत्काल उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ। उस पर कोरी स्क्रीन लाने हेतु कौन थी? मधु हंसती है। शशि, शी इज अ स्टॉकर, एन अटर न्यूसेंस। मैं झेप जाता हूँ। ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये बहुत दिक करते हैं। मतलब, मैं सतर्क हो लेता हूँ, तुम्हारे बारे में भी मुझे ऐसे दावे सुनने पड़ सकते हैं। शायद। मधु एक ठहाका छोड़ती है। लेकिन आप भी उन्हें गंभीरता से मत लीजिएगा। जैसे शशि का कहा, मैं बेकहा मानती हूँ, और उसका सुना अनसुना। क्या वह मेरी हंसी उड़ा रही थी, या मुझे तैयार कर रही थी किसी रहस्योद्घाटन के लिए? इनसे पूछिए। बूढ़ा गाय मधु के बराबर आ पहुँचता है। दूसरी सीढ़ी पार करते ही यह लौट क्यों लौट आई? मैं मधु से पूछता हूँ। मुझे याद आया, मेरा मोबाइल आपकी जेब में रह गया है। इन गाइड साहब से पूछा तो इन्होंने बताया कि मोबाइल रखते ही नहीं। ऐसे में बालकनी पर पहुंचकर आपको अपने पास बुलाती कैसे?